नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 8 के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के लगे हुए नाटक चंद्रगुप्त के ऊपर। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के अंक योजना के ऊपर, अंकों में जो भी दृश्य निर्धारण किए गए हैं उनके ऊपर, साथ में स्थान के बारे में बात करेंगे, पात्रों का प्रवेश किस अंक में कब होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त से संबंधित तथ्य है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ध्यान देने योग्य है, वो है जयशंकर प्रसाद की गीत योजना पर हम चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे पात्र योजना के ऊपर भी। तो कुल मिलाकर लगभग 6 बिंदुओं पर हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी आत्मीयता के साथ अंत तक इस वीडियो को अपने लिए जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हर बार आपको नए एंगल से, नए दृष्टिकोण से और परीक्षाओं की उपयोगिता के हिसाब से मैटर को प्रस्तुत किया जाए, ताकि आपको लगे कि हमने जो भी वक्त या समय दिया है वो बर्बाद नहीं गया है, उससे कुछ न कुछ लाभ हुआ है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चंद्रगुप्त पर बात करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक कुल 4 अंकों में है। हम नीचे कुल अंकों और कुल दृश्यों की चर्चा किए हुए हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर बैठ जाए कि हमें 4 अंक ही चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो प्रथम अंक आप जब पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत होती है दृश्य 1, जो कि तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है और वहां पर चाणक्य और सिंहरण दोनों मौजूद हैं। ठीक है, आगे चलकर इसमें आंभिक का प्रवेश होता है, फिर अलका का प्रवेश होता है, चंद्रगुप्त भी आता है। तो मानकर चलिए कि जो चंद्रगुप्त का प्रथम अंक है उसका जो पहला दृश्य है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है। यानी तक्षशिला आपके मन मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि ऐतिहासिक जगह रही है और विश्वविद्यालय के लिए खास गुरुकुल शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गुरुकुल के मठ के तौर पर तक्षशिला को दिखाया गया है और वहां पर उपस्थित कौन है? चाणक्य और सिंहरण। दूसरा दृश्य है मगध सम्राट का विलास कानन, यानी कि प्रथम अंक में ही मगध सम्राट का उल्लेख किया गया है और उसकी आप देख रहे हैं शुरुआत कैसे हो रही है, विलास कानन से इसकी शुरुआत हो रही है। यानी मगध साम्राज्य में जो भी विलासिता है, जो आगे चलकर तमाम वंशों और शासकों के पतन के कारण के रूप में रही, यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद ने विलास कानन को दिखाया है दूसरे दृश्य में। दृश्य 3 है पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर, पाटलिपुत्र का जिक्र किया गया है दृश्य 3 में। दृश्य 4 है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। दृश्य 5 मगध में नंद की राजसभा में राक्षस और सभासद। दृश्य 6 है सिंधु तट पर अलका और मालविका। दृश्य 7 मगध का बंदी गृह। दृश्य 8 में है गांधार नरेश का प्रकोष्ठ और दृश्य 9 में है पर्वतेश्वर की राजसभा। दृश्य 10 में है कानन पथ में अलका। दृश्य 11 है सिंधु तट पर दांडायन। तो कुल मिलाकर प्रथम अंक में कुल 11 दृश्यों की चर्चा की गई। यह भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हम दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे, तो उसमें चौथे अंक में पूछा गया था कि दृश्यों की संख्या कुल कितनी है। तो यहां पर बदलते हुए पैटर्न में यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि प्रथम अंक में दृश्यों की संख्या कुल कितनी बताई गई है। तो आप अपने दिमाग में रखिए कि 11 दृश्य हैं प्रथम अंक में। कुछ जगहों के नामों को जरूर आप ध्यान में रखिए, जैसे कि प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में तक्षशिला की बात की गई, दूसरे दृश्य में मगध की, तीसरे दृश्य में पाटलिपुत्र की, चौथे दृश्य में सरस्वती मंदिर की बात की गई, साथ में कुसुमपुर का नाम यहाँ पर है, फिर नंद के राजसभा की चर्चा की गई यहाँ पर, फिर छठे दृश्य में आप देख रहे हैं कि सिंधु तट की बात की गई जहां पर अलका और मालविका। यानी कि आप न सिर्फ अंकों और दृश्यों से परिचित हो रहे हैं, बल्कि पात्रों से और जगहों से भी परिचित हो रहे हैं। सातवें दृश्य में बताया गया मगध का बंदी गृह। अगर मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में मगध का बंदी गृह जगह का उल्लेख किया है या फिर उसके बारे में चर्चा की है, तो तुरंत जो भी विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं वो बता देंगे कि दृश्य 7 प्रथम अंक के अंतर्गत मगध का बंदी गृह है। फिर इसके बाद है दृश्य 8 में गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, फिर पर्वतेश्वर की राजसभा।
आप देख रहे हैं कि दृश्य 5 में मगध में नंद की राजसभा है और वहीं दृश्य 9 में पर्वतेश्वर की राजसभा भी। तो इस एंगल से भी आप देख सकते हैं, दो दो राजसभाओं की चर्चा है। 10 में कानन पथ में अलका का प्रवेश है या फिर अलका का जिक्र है। और दृश्य 11 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दानडान जो कि एक तपस्वी के रूप में इस नाटक में उपस्थित रहता है, उसका भी जिक्र प्रथम अंक के 11वें दृश्य में कर दिया गया है। और दानडायन कहां पर निवास कर रहे हैं? वो सिंधु तट पर है। तो मोटे तौर पर न पढ़ते हुए भी आपके मन मस्तिष्क में चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक की अंक योजना और दृश्य योजना दोनों बैठ गए होंगे, मुझे पूरा इसका विश्वास है। अब बात करते हैं हम दृश्य अंक 2 के ऊपर। द्वितीय अंक लिखा गया है। द्वितीय अंक दृश्य 1 है। उद्भांड में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी कार्नेलिया, यानी कि कार्नेलिया का जिक्र जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में किया हुआ है। कार्नेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है और कई बार तो इसको हम चंद्रगुप्त की नायिका के रूप में भी देखते हैं। ये भी आप फैक्ट अपने दिमाग में जरूर रखिए। तो द्वितीय अंक के दृश्य 1 में ही कार्नेलिया का जिक्र कर दिया गया है। वो कहां पर बैठी है? सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। दृश्य 2 के अंतर्गत है झेलम तट के वनपथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका एक साथ मौजूद हैं। यानी कि झेलम तट, अभी तक बात की जा रही थी सिंधु तट की, लेकिन अब एक दूसरी नदी की यहाँ पर चर्चा की गई है जिसका नाम है झेलम नदी। इस एंगल से भी आपको देखना है। दूसरा दृश्य हो गया झेलम तट का, जहां पर चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका मौजूद है। दृश्य 3 है युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। ठीक है। दृश्य 4 में है मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। दृश्य 5 में बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका। सवाल पूछा जा सकता है कि सिंहरण और अलका की घायल अवस्था का जिक्र किस अंक में किया गया है? तो ये दूसरा अंक है और 5वां दृश्य है। छठा दृश्य है मालवों के स्कंदवार में युद्ध परिसर। दृश्य 7 है पर्वतेश्वर का प्रासाद, यानी कि महल, जो पर्वतेश्वर का महल है दृश्य 7 के अंतर्गत। दृश्य 8 रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। अब तक आप देख रहे थे सिंधु, फिर झेलम, फिर रावी का नाम यहां पर लिया गया, यानी तीसरी ये नदी है। दृश्य 9 के अंतर्गत शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य का चित्रण किया गया है। और दृश्य 10 है मालव दुर्ग का भीतरी भाग। ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा अंक है कुल 10 दृश्यों में बटा हुआ है। पहला कितने में बटा है आपके मन में आ गया होगा? जी बिल्कुल 11 में बटा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बहुत ही तन्मयता के साथ नोट्स को तैयार करता हूं और ये मानकर चलता हूं कि हर नोट्स ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। आपके जीवन में ऐतिहासिक हो सकता है, अद्भुत हो सकता है। और जब भी मैं इसको रिकॉर्ड करने जाता हूं, अपने पत्नी जी से मैं जरूर कहता हूं कि आज का वीडियो ऐतिहासिक होने वाला है, और वो कहते हैं कि आपका तो हर वीडियो ही ऐतिहासिक होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिस मेहनत के साथ इस नोट्स को बनाए हुए हैं उसी मेहनत और आत्मीयता के साथ आप देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के हाथ में जो भी कुछ है वो लोग करते हैं, किसका चयन कहां पर करना है, किसका चयन कहां पर नहीं करना है, तो हमारे हाथ में है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ज्ञान, अपने जो भी हमने अनुभव प्राप्त किए हैं उनको पहुंचाएं। और मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बहुत ही गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि एक एक प्रश्न के जवाब देते हैं। हमने भारत दुर्दशा नाटक पढ़ाते हुए एक सवाल पूछा था कि इसमें कौन सा समास है, तो प्रांजलि सिंह नाम के एक विद्यार्थी, वैसे तो मुझे यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं उनके नामों को लेकर संदेह रहता है, अलग अलग नाम से वो लिखते हैं। कई बार तो मेल नाम से लिखते हैं लेकिन स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मुझे डाउट होने लगता है। लेकिन जो भी नाम रहा हो, प्रांजलि ने सबसे पहले जवाब दिया और मैंने लिखा भी कि प्रथम स्थान। तो ये मानकर चलिए कि आप यहाँ पर क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एक एक छात्र पर मेरी नजर है, ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य की है। तो देखिए, हम बहुत कोशिश करते हैं कि यहां से कोई खाली हाथ न जाए, असफल होकर न जाए। तो आप मेहनत कीजिए, मेरा बस सपोर्ट है और वो सपोर्ट देखने में लग रहा है कि इजी होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने नोट्स को बनाया और फिर प्रस्तुत करने के साथ साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं।
मान लीजिए आपको ये पीडीएफ में दे देता तो शायद आप कितनी नदियों का नाम आया है, कितने इसमें दृश्य हैं, इन सबको नहीं समझ पाते और ये पीडीएफ कूड़े के ढेर में चला जाता। तो चीजों को आप समझिए, जितना भी समय आप देंगे आपको उससे ज्यादा लाभ यहां पर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम अंक में 11 दृश्यों की बात की गई और द्वितीय अंक में 10 दृश्यों की चर्चा की गई है और कौन कौन से दृश्य रहे, उनमें क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब बात करते हैं हम तीसरे अंक के ऊपर। तृतीय अंक है जिसकी शुरुआत होती है दृश्य 1 के अंतर्गत, बिपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलते हुए। बिपाशा प्राचीन नाम है एक नदी का। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि किस नदी का पुराना नाम विपाशा रहा है। तो अभी तक आपने देखा सिंधु, फिर देखा आपने रावी, फिर झेलम, अब एक चौथी नदी का नाम आ रहा है बिपाशा। तृतीय अंक की शुरुआत होती है बिपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलते हुए। अक्सर हम जब नाटक देखते हैं, प्ले देखते हैं, तो पात्र एक जगह से दूसरे जगह तक टहलते हैं, यानी कब टहलते हैं, जब वो कुछ सोचते हैं तभी टहलते हैं। दूसरा दृश्य शुरू होता है रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ है। तीसरा दृश्य है रावी तट पर सिकंदर का बेड़ा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, सिकंदर न सिंधु तट पर दिखाई दे रहा है, न झेलम तट पर दिखाई दे रहा है, न बिपाशा तट पर दिखाई दे रहा है, बल्कि उसका जो बेड़ा है वो रावी तट पर है। अगर मान लीजिए सवाल बदलते हुए पैटर्न पर पूछा जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो तुरंत बता देंगे कि हमने चंद्रगुप्त अनुराज हिंदी एकेडमी पर पढ़ा है और उन्होंने एक एक चीज खोलकर बताया हुआ है। तो सिकंदर रावी तट पर उसका बेड़ा है। दृश्य 4 शुरू हो रहा है पथ में चर और राक्षस, वहां पर इनका जिक्र किया गया है। दृश्य 5 में मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। मान लीजिए पूछा जाए कि मगध की रंगशाला का उल्लेख जयशंकर प्रसाद ने किस अंक में किया है, तो वो अंक है तीसरा अंक दृश्य 5 के अंतर्गत। दृश्य 6 में है कुसुमपुर का प्रांत भाग, जिसमें कि चाणक्य, मालविका और अलका, साथ में आप पात्रों से भी परिचित हो रहे हैं कि चाणक्य, मालविका, अलका, सिकंदर, राक्षस, ये जो अभी पात्र हैं जिनके नाम अभी आपके कानों में गूंज रहे हैं वो आप धीरे धीरे याद कर रहे होंगे। हालांकि अंत में मैं पात्रों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो छठा दृश्य में आपने देखा कुसुमपुर का प्रांत भाग है जहां पर चाणक्य, मालविका और अलका मौजूद है। दृश्य 7 है नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। ठीक है, राज मंदिर का जिक्र किया गया है तीसरे अंक में और 7वें दृश्य के अंतर्गत। दृश्य 8 के अंतर्गत है कुसुमपुर का प्रांत भाग, जहां पर चाणक्य और पर्वतेश्वर मौजूद है। पर्वतेश्वर जिसका कि पुराना नाम आप जानते हैं पोरस भी है। दृश्य 9 के अंतर्गत है नंद की राजसभा, जहां पर सुवासिनी और राक्षस वंदी वेश में है। जब आप नाटक पढ़ेंगे तो नंद की नजर सुवासिनी के ऊपर रहती है। जब भी वो डांस करती है, नृत्य करती है, तो नंद वर्तमान समय के मुखियाओं की तरह ही नजर गड़ाया रहता है कि ये कहां से नृत्यांगना आई हुई है, इसके ऊपर मेरी नजर है, इसको बुलाइए मेरे पास। इस तरीके के स्वभाव का है नंद। इस नाटक में इस तरीके से दिखाया गया है। मैं लाइन बाय लाइन जरूर नाटक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले मेरा मन था कि आपके मन मस्तिष्क में अंक, दृश्य, स्थान और पात्र, साथ में गीत योजना बैठ जाए, जिससे कि हम स्पीड में उन कथनों को के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो देखिए, आप तीसरे अंक में कुल 9 दृश्यों की चर्चा की गई है। तो इसका मतलब है कि आपके मन में आना चाहिए कि चंद्रगुप्त का सबसे छोटा दृश्य अंक कौन सा है। वो अंक है तीसरा अंक। ठीक, आपने देख लिया कि पहला अंक जो था उसमें कुल 11, फिर दूसरा अंक जो था उसमें 10 और तीसरा अंक आप देख रहे हैं कि उसमें हो गया 9। ठीक, अब हम देखेंगे जो चौथा अंक है उसमें कुल संख्या है 14 की। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा अगर कोई अंक है चंद्रगुप्त का तो वो तीसरा अंक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और दृश्यों के बारे में भी बिपाशा तट से लेकर जो भी नंद की राजसभा है जहां पर सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में है वहां पर बैठे हुए हैं। चौथे अंक की शुरुआत होती है मगध के राजकीय उपवन से। दृश्य 1 में मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी बैठी हुई है। कल्याणी, बड़ा कंफ्यूजन है कि इस नाटक की नायिका कार्नेलिया है या फिर कल्याणी, दोनों को लेकर कंफ्यूजन है, यानी कि इन दोनों पात्रों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चौथे अंक की शुरुआत होती है दृश्य 1 में मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी मौजूद है। दृश्य
दूसरा है पथ में राक्षस और सुवासिनी। दृश्य तीसरा है परिषद गृह। दृश्य चौथा प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। दृश्य पांचवा प्रभात में राज मंदिर का एक प्रांत। दृश्य छठा सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन। दृश्य सातवां कपिसा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। इसमें कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश होता है दृश्य 7 के अंतर्गत। दृश्य 8 में पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक है। दृश्य 9 ग्रीक शिविर। दृश्य 10 युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। दृश्य 11 शिविर का एक अंश चिंतित भाव में राक्षस। दृश्य 12 है पथ में साइबर्टियस, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइपिंग करने में यहाँ पर दिक्कत हुई तो आप इसको समझ जाइए। साइबर्टियस और मेगास्थनीज का चित्रण किया गया है चौथे अंक के 12वें दृश्य में। दृश्य 13 दांडायन का तपोवन। दांडायन जैसा कि मैंने पहले ही अंक में बताया कि एक तपस्वी के रूप में, लेकिन उसके तपोवन का दृश्य आया है चौथे अंक के 13वें दृश्य में। फिर वहां पर ध्यानस्थ चाणक्य दृश्य 13वें में ध्यानस्थ दिखाया गया है, यानी कि वो चिंता कर रहा है कि किस तरीके से मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त के बारे में सोच रहा है। भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी, चूंकि पहले से ही आप देख रहे हैं कि सुवासिनी और राक्षस जो है ये बंदी के वेश में है, यानी कि इनको दंड भी दिया गया है। दृश्य 14 जो कि आखिरी दृश्य है, राजसभा, एक ओर सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर साइबर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश। तो ये पूरे 14 अंकों में चौथा अंक बटा हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो अब अगर आप बेहोश भी रहेंगे तो भी बता देंगे कि चौथा अंक है। चतुर्थ अंक सबसे बड़ा है और जो तीसरा अंक है वो सबसे छोटा है। तो अंकों और दृश्यों को आप अच्छे से समझ गए, और हमने यहाँ पर बताया भी है नीचे में कि कुल अंकों की संख्या 4 है। अब बिल्कुल आपको भटकना नहीं है, अंकों की संख्या 4 और कुल दृश्यों की संख्या 44, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने 4 पे काफी विश्वास किया है। ठीक है, 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। तो इस ट्रिक से भी इस चीज को ध्यान में रखिए। चूंकि मैं प्रैक्टिस सेट तो लेकर आऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस तरीके से चीजें बता दी जाएं कि आप एक नहीं सैकड़ों हजारों प्रैक्टिस सेट करें। भले आप लोगों के नोट्स को पढ़ें, लोगों की पीडीएफ को पढ़ें, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे मैटर दे दिया जाए कि आपको इससे गुजर कर ही जाना पड़ेगा। आप चीजों को समझने के लिए यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। तो हमारी यही कोशिश रहती है। तो कुल मिलाकर चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। उसमें से कौन छोटा अंक है, कौन बड़ा अंक है, कौन मझोला अंक है, और किसमें क्या क्या रहा है, किसमें कितने दृश्य हैं, उन दृश्यों के अंतर्गत क्या है, हमने विस्तार से बात कर ली। आपके मन मस्तिष्क में एक रूपरेखा जरूर बन गई होगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ, अब हम चंद्रगुप्त नाटक अगर दोबारा स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम गीत योजना के ऊपर। जैसा कि आपने अंधेर नगरी देखा, भारत दुर्दशा देखा, उसमें भी गीत योजना का सहारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिया है। उसी ट्रेंड को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जयशंकर प्रसाद ने भी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब में गीत योजना को रखा है। और कई बार सवाल पूछा जाता है। इस बार जो नए बदलते हुए पैटर्न में हमने क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें गीत योजना को भी पूछा गया। तो देखिए, गीत योजना प्रथम अंक में, पहले अंक में अगर आप देखेंगे तो गीत योजना की शुरुआत होती है दूसरे दृश्य से, जहां पर मगध सम्राट का विलास कानन है। विलास का मतलब यह कि जहां पर नृत्य हो, मनोरंजन हो, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हो और उन बातों में बहुत दम न हो, दिखावटी हो। ठीक है, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। यहां पर बताया गया कि सुवासिनी का भाव सहित गान है। क्योंकि सुवासिनी मजबूरी में नृत्यांगना बनी हुई है। आप जब नाटक पढ़ेंगे इस चीज को आप महसूस, सुवासिनी जो है वो मजबूरी में नृत्य करती है और उस पे नंद की नजर रहती है। ठीक है, तो वो क्या गाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घनरस कन ढरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसारिता सी यह हंसी तरल, अपनी पीते रहते हो क्यों।
देख रहे हैं आप, सवाल यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स हर जगह पे है। बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय आकुलित दुकुल, कलित हो यो छिपते हो क्यों। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं या फिर गाई गई हैं? उसका नाम है सुहासिनी। तो आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखें। और चंद्रगुप्त में सबसे पहले अगर किसी गीत की चर्चा की गई है तो तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों की चर्चा की गई है, ठीक है। अब इसी अंक में राक्षस, हमेशा राक्षस और सुहासिनी दोनों साथ ही में रहते हैं, ठीक है। राक्षस भी एक अभिनय सहित गीत गाता है। निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच, तड़प ले चपला सी भयभीत, पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर, संभले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न धीर, अश्रुमय सुंदर विरह निशीत, भरे तारे न दुलकते आह, न उफना दे आंसू हैं भरे इन्हीं आंखों में उनकी चाह। इन पंक्तियों को आप देख रहे हैं तो छायावाद की जो भी कविताएं हैं, कुछ कुछ उससे मिलती जुलती बातें आ रही हैं। और क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का संबंध भी छायावादी कवियों में से प्रमुख रहा है और इनको स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। आगे है कि काकल से बनने की तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान, पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशा न, हृदय है पास सांस की राह चले आना जाना चुपचाप, अरे छाया बन छू मत उसे भरा है तुम में भीषण ताप, हिला कर धड़कन से अविनीत जगा मत सोया है सुकुमार, देखता है स्मृतियों का स्वप्न हृदय परमत का कर अत्याचार। तो कुल मिलाकर मेरी कोशिश यह है कि आप इन पंक्तियों से परिचित हो जाए कि कौन सुहासिनी गाई हुई है, कौन राक्षस गाया हुआ है और किस अंक में गायन। तो ये जो दोनों गीत थे ये प्रथम अंक के अंतर्गत थे। अब बात करते हैं दूसरे अंक में कौन सा गीत है। वो गीत काफी महत्वपूर्ण है और गाता कौन है? कार्नेलिया गाती है। कार्नेलिया एक गीत गाती है जो कि आप लोग भी बहुत ही तन्मयता के साथ गाते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघुसुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जाते भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। तो देखिए यहां पर बात कही जा रही है अरुण यह मधुमेह देश हमारा के ऊपर, और गा कौन रहा है? कार्नेलिया, जो कि सिकंदर की पुत्री है, उसकी कन्या है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसने गाया है, तो कार्नेलिया ने गाया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे की और पंक्तियां इसमें, हे कुंभ ले उषा सबेरे, भरती दुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ये पूरी पंक्तियां हैं कार्नेलिया की जो कि द्वितीय अंक में आई हुई है। अब बात करते हैं इसी में एक और पात्र है जिसका नाम है अलका। अलका एक गीत गाती है, प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हने की न तनिक थी चाह, बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम, वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम, उड़ रही है हृदपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह, करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं यह विचलन राह, संभलते धीरे धीरे चलो इसी मिस तुमको लगे विलंब, सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब, विश्व की सुषमाओं का स्रोत बह चलेगा आंखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान रूप रत्नाकर भरा अथाह। तो ये गीत कौन गा रहा है? अलका गा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अलका एक और गीत गाती है, उसका वो गीत है, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख, प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ न रही कोमल धूल, कादिम्बिनी उठी यह ढकने वाली दूर जलध के कूल, समय विहाग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन, तुम हो सुंदरी तरल तारिके, बोलो कुछ बैठो मत मौन, मंदाकिनी समीप भरी फिर, प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा
तेरा गान, ये गाती है अलका। तो आपने देखा बैक टू बैक दूसरे अंक के अंतर्गत कार्नेलिया और अलका दो ही के गीत यहां पर हैं, और अलका के 2 गीत हैं और कार्नेलिया की 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीसरे अंक में कौन सा गीत है। सुहासिनी, जबकि आपने देखा कि पहले अंक में भी सुहासिनी गाई हुई थी और तीसरे अंक में एक बार फिर से सुहासिनी गा रही है। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ, करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा, बिछल रही है चांदनी, छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा। तो जब भी सुहासिनी गाती है तो कोई ना कोई एक प्रश्न छोड़कर जाती है, जैसे कि मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं, क्योंकि सुहासिनी जो कि अपने पिता के कारण इस इधर आ गई है, क्योंकि उसके पिता भी थोड़े से हठी थे, चाणक्य के पिता भी इसमें हठी थे। सुहासिनी को ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, वो बहुत खुश होकर इस काम को नहीं करती, इसलिए बार बार वो सवाल उठाती है। ठीक है, तो इस पंक्ति को ध्यान में रखिए कि सुहासिनी द्वारा इसको गाया गया है। और आप देख रहे हैं कि तीसरे अंक में एक ही गीत आपको दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं चौथे अंक में। चौथे अंक में कल्याणी गाती है। ठीक है, क्या गाती है? सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, न रह न जाए वह अपने वश में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो, अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंस माला मंडराए, मधुरा का आगमन कलरवों के मिस कहला दो, करुणा के अंचल पर निखरे, घायल आंसू हैं जो बिखरे, ये मोती बन जाएं मृदुल कर से लो सहला दो। तो ये गीत गा रही है कल्याणी। अब इसी बीच नेपथ्य से एक गीत गाई जाती है, जो इकलौती गीत है जो मैंने देखा है इस नाटक में, नेपथ्य से गाया जाता है। राक्षस सोचता है, जैसा कि मैंने बताया कि राक्षस टहल रहा है, चिंतित भाव से यहाँ पर टहल रहा है। ठीक है, तो टहल रहा है, तो नेपथ्य से उसके मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर गीत है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, सांध्य गगन सी रागमयी यह बड़ी तीव्रता है हाला, लव श्रृंखला से न कड़ी क्या यह फूलों की माला। ये गान कोई पात्र नहीं गा रहा है, बल्कि नेपथ्य से गाया जा रहा है। मालविका गाती है। मालविका गा रही है कि मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है, कुसुम धूल से धूसरित चलता है उस राह, कांटों में उलझा तदपि रही लगन की चाह, बावला रंगरली का है, हो मल्लिका सरोजनी या यूथी का पुंज, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुप कब एक कली का है। यानी कि जो मधुप है वो कब तक किसी फूल पर बैठेगा, वो क्या है, परिवर्तित होने वाला है। अगर कोई रसमय कली दिखाई देगी तो उधर चला जाएगा। भौरे के चरित्र को बहुत ही विश्वसनीय नहीं माना जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मालविका इस चीज को गा रही है। मालविका का एक और गीत है कि बज रही वंशी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की, हुए चपल मृग नैन मोहवश बजी विपंची काम की, रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मति बेकाम की, बज रही वंशी आठों याम की। ये गीत कौन गाया? मालविका ने। मालविका एक और गीत गाती है। आप देख रहे हैं कि लगातार मालविका के ज्यादा गीत इस नाटक में दिखाई पड़ रहे हैं। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, चेतन सागर उर्मिल होता यह कैसी कंपन में तान, यो अधीरता से न मीड़ लो अभी हुए हैं पुलकित प्राण, कैसा है यह प्रेम तुम्हारा युगल मूर्ति की बलिहारी, यह उन्मत्त विलास बता दो कुचलेगा किसकी क्यारी, इस अनंत जल निधि के नाविक, ठीक है, हे मेरे अनंग अनुराग, पाल सुनहला बन तनती है स्मृति, यो उस अतीत में जाग, कहां ले चले कोलाहल में मुखरित तट को छोड़ सुदूर आ। आप एक पंक्ति देखेंगे कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो मुख्य कविताएं हैं उनका प्रभाव इस नाटक में भी दिखाई पड़ रहा है। आप तुलना कीजिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और वो तथाकथित A++
राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले हिंदी के टीचर हैं, उनसे आप तुलना कीजिए कि क्या इस दृष्टिकोण से वो तुलनात्मक तरीके से बता रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं तो यहाँ से पूरक हो जाएगा। जहां से मैंने अपना MA MPhil PhD किया उसको पूरक विश्वविद्यालय माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने आसपास के विद्यार्थियों की भी इच्छाओं को पूरा करता है। उसी बेड़ा को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं। उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे और साथ देंगे। एक समय आएगा कि हमें भी कहना पड़ेगा कि हमारी जो भी जनता जनार्दन है वो हमारे विद्यार्थी हैं। तो चलिए ये तो बातें रही, अब बात करते हैं अलका के ऊपर। अलका एक गाना गाती है जो कि समवेत स्वर में है। ठीक है, समवेत स्वर में गाना गाती है जो कि कार्नेलिया के बाद सबसे फेमस है। कार्नेलिया जहां अरुण या मधुमेह देश हमारा गाती है, वहीं जिस पंक्ति की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो अलका द्वारा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि को रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में बड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये गीत समवेत स्वर में गा रही है अलका। ठीक, समवेत एक शास्त्रीय स्वर की तरह है, जैसे हम लोग जनगण मन अधिनायक गाते हैं उसी टाइप से ही। फिर सुहासिनी गाने लगती है। ठीक है, सुहासिनी का ये तीसरा गीत आप देख रहे हैं यहाँ पर। सुहासिनी गाती है, सखे वह प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा, माधव सुमनों में गुथ रहा, तारों की किरण अनी, सखे वह प्रेममय रजनी। तो प्रेममय रजनी टैग लाइन है, इसको ध्यान में रखिए कि ये सुहासिनी का है। आगे है कि नयनों में मदिर विलास लिए, उज्जवल आलोक खिला, हंसती सी सुरभि सुधार रही, अलकों के मृदुल अनि, सखे वह प्रेममयी रजनी, मधु मंदिर सा यह विश्व बना, मीठी झंकार उठी, केवल तुमको थी देख रही, स्मृतियों की भेड़ घनी, ठीक है, सखे वह प्रेममयी रजनी। ठीक, तो इस तरीके से हमने चंद्रगुप्त में आए हुए गीत योजना पर विचार कर लिया। कौन कौन से पात्र गाए हुए हैं, टोटल मैंने गीतों की गणना की तो कुल संख्या आई है 13। तो इसको भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछा जाएगा तो हमने किसी भी चीज को यहाँ पर छोड़ा नहीं है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अंक योजना, दृश्य योजना, स्थान योजना, पात्र योजना, गीत योजना, ठीक है, और किस किस अंक में पूरे गीत आए हुए हैं, कौन गाया हुआ है, पूरा हमने बताया। इन गीतों की हमने व्याख्या नहीं की है क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा लगता है और आप लोग बोर भी हो जाते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा और हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा और मैं देखूंगा कि सबसे पहले सही उत्तर कौन दे रहा है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।